नमस्कार, मैं उदय यानी 24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करो उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ केस होंगे खत्म। कांकेर में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। अब 20 दिसंबर को होगा भोपाल मेट्रो का शुभारंभ। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को समन भेजा है। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन। कोयला घोटाले के आरोपी नवनीत तिवारी को जमानत मिली है। शीतकालीन चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ है। सागर में सड़क हादसे में 4 पुलिस जवानों की मौत हुई है। भिंड में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों रेड जोन में बने दिखाई दिए। इस बीच एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूटे हैं। इनमें यह गिरावट डोनाल्ड ट्रंप के नई वार्निंग के बाद देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने चावल पर टैरिफ बम फोड़ने के संकेत दिए हैं। इसके बाद भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के शेयर टूटते जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो 8% से ज़्यादा फिसल गए। शेयर मार्केट में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही एलटी फूड्स लिमिटेड, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड, इसके साथ ही डब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड और केआरबीएल लिमिटेड के शेयर में अचानक से तेज गिरावट देखने को मिली है। एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्टर इन कंपनियों के शेयर दरअसल अमेरिका से आई एक खबर के बाद फिसले हैं। ये कंपनियां चावल भी निर्यात करती हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने चावल आयात पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चावल पर टैरिफ लगाने के पीछे भारत, वियतनाम और थाईलैंड की डंपिंग प्रथा का हवाला दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डंपिंग को समझे तो बाहरी देश अपनी चीजें दूसरे देश में कम कीमत पर बेचते हैं, जो कि खुद उस देश की स्थानीय कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की कीमतों से भी कम होता है। उन्होंने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से यह भी पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है क्या। भारत के लिए ये चेतावनी इसलिए भी नुकसान पहुंचाने वाली है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन का लगभग 28% और ग्लोबल चावल निर्यात का 30% हिस्सा भारत का रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप अपनी चेतावनी के मुताबिक टैरिफ लागू करते हैं तो दबाव का सामना करना पड़ सकता है। I was here under better terms. I'll tell you, I think the rice industry thanks you sincerely for what you have done. तो गोवा के अपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में हुए भीषण अग्निकांड मामले गोवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। अजय गुप्ता को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का साझेदार बताया जा रहा है। इसी नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अजय गुप्ता और एक अन्य आरोपी सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उस वक्त से ही दोनों पर निगरानी रखी जा रही थी जब हादसे के बाद लूथरा भाई देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। ऑनगोइंग जांच के तहत अजय गुप्ता को आज अदालत में पेश करने की तैयारी है और इस बीच उप महानिरीक्षक वर्षा शर्मा ने अंजुना पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि की कि सुरेंद्र खोसला ब्रिटिश नागरिक हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ एलओसी जारी है। अब तक पुलिस इस मामले 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इनमें नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और भरत कोहली शामिल हैं। अजय गुप्ता दिल्ली के कारोबारी हैं और जीएस हॉस्पिटलिटी के 4 से मालिकों में से एक हैं। ये कंपनी उत्तरी गोवा के अपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का संचालन करती है, जो दिल्ली के लोकप्रिय रोमियो लेन ब्रांड से जुड़ा हुआ है। क्लब 4 आपको बता दें बार, रेस्टोरेंट और पार्टी वेन्यू के रूप में जाना जाता था। बता दें कि 6 दिसंबर की रात करीब 11:45 पर एक व्यस्तम वीकेंड इवेंट के दौरान नाइट क्लब में अचानक आग लग गई।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इंडोर आतिशबाजी के गलत इस्तेमाल से आग भड़की। साथ ही क्लब में पर्याप्त फायर सेफ्टी सिस्टम, उचित इमरजेंसी एग्जिट और वैध अनुमतियों की कमी की बात सामने। हादसे में जान गंवाने वालों में अधिकांश कर्मचारी थे जो अंदर फंसे रह गए। गोवा पुलिस के अनुसार लूथरा भाई आग लगने के सिर्फ 5 घंटे के भीतर देश छोड़कर भाग गए थे। 7 दिसंबर की सुबह उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट से नई दिल्ली से थाईलैंड के फुकेत के लिए उड़ान भरी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और फरार आरोपी को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तेज की जाएगी। वहीं इस हादसे 25 लोगों की मौत ने प्रशासन और सरकार को तुरंत हरकत में ला दिया। अब सरकार ने बेहद कड़ा कदम उठाते हुए न केवल क्लब बल्कि मालिकों की दूसरी लोकेशन पर मौजूद मुख्य प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार साफ कह रही कि अवैध तरीके से चलने वाले तटीय क्लबों पर अब किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। तो गोवा के अपोरा स्थित नाइट क्लब बर्चबाय रोमियो लेन में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। अजय गुप्ता को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का साझेदार बताया जा रहा है। इसी नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय किया है कि जिन नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया है, उनके खिलाफ चल रहे सभी मामले खत्म किए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष समितियां बनाई जाएंगी जो मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को देखेंगे। वहीं प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति इस दिशा में अंतिम फैसला करेगी। सरकार के कदम मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलियों को प्रोत्साहित करने और प्रदेश में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इससे उन नक्सलियों को भरोसा मिलेगा कि उन्होंने जब वे हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटते हैं तो उन्हें कानूनी सुरक्षा और राहत मिलेगी। खबर कांकेर से है, जब पकानजूर में लाल आतंक को फिर बड़ा झटका लगा है। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 82 लाख रुपए से ज्यादा के नाम घोषित था। डीजी रश्मि शुक्ला के समक्ष समर्पण किया है। समर्पण के दौरान 4 हथियार भी सौंपे हैं। तो गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सली सक्रिय रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और हथियार भी समर्पित किए हैं। तो गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 82 लाख रुपए से ज्यादा के नाम घोषित था। डीजी रश्मि शुक्ला के समक्ष समर्पण किया है। तो खबर कांकेर से, जब पकानजूर में लाल आतंक को फिर बड़ा झटका लगा है। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 42 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। डीजी रश्मि शुक्ला के समक्ष समर्पण किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी की। एजेंसी के अनुसार उत्तर कश्मीर के बारामूला निवासी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नवी को पनाह दी और आतंक कॉन्स्पिरेंसी से जुड़े सबूत नष्ट किए। इस तरह इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इसके साथ ही डॉक्टर बिलाल आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा रचे गए उस षड्यंत्र का हिस्सा थे जिसके तहत 10 नवंबर को लाल किले के पास कार ब्लास्ट किया गया था।
इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। एनआईए की जांच में सामने आया कि डॉक्टर बिलाल ने आरोपी उमर उन नबी को न सिर्फ छिपाया बल्कि उससे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह सबूत नष्ट करने की पूरी साजिश में शामिल थे। धमाका उसी कार में हुआ जिसमें उमर उन नबी सवार था। कार में अमोनियम नाइट्रेट सहित भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। ये कार आरोपी अमीर रशीद अली के नाम पर खरीदी गई थी, जो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। एनआईए ने डॉक्टर बिलाल को दिल्ली के विशेष अदालत में पेश किया और अदालत की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु बजाज ने उन्हें 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी अमीर अली की कस्टडी भी 7 दिन की बढ़ा दी है। अली को डॉक्टर बिलाल के साथ ही अदालत में पेश किया गया था। बॉलीवुड में बिना किसी गॉड फादर के अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी जल्द ही आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं। आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल विक्रांत मैसी जल्द ही श्री श्री रविशंकर की बायोपिक में फिल्म वाइट में नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म इंटरनेशनल थ्रिलर फिल्म होगी। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रहे जुआन कार्लोस गिल इस फिल्म की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार कोलंबिया में एक बड़े शेड्यूल की शूटिंग के बाद बेंगलोर में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग विदेशों में की जा रही है। करीब 50 दिनों तक शेड्यूल फिल्म का साउथ अमेरिका में किया गया है। फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने के लिए कास्ट एंड क्रू पूरी मेहनत में लगी हुई है। फिल्म फाइट की कहानी श्री श्री रविशंकर ने कैसे कोलंबिया के 52 साल लंबे क्रूर गृहयुद्ध को सुलझाया था। जब गृहयुद्ध हुआ तो इसमें श्री श्री रविशंकर की मदद ली गई और उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद ये लड़ाई शांत हो पाई। तो फिल्म हिंदी, अंग्रेजी के अलावा और भी कई भाषाओं में बनाई जा रही है, जिसके जरिए ग्लोबल सिनेमा लवर्स को भी अपनी ओर खींचने का अनुमान है। फिल्म को मोंटेवर्सी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फिल्म वाइट में नजर आएंगे विक्रांत मैसी और आपको बता दें कि इसकी शूटिंग जो है वो देश के साथ ही विदेशों में भी की जाएगी। इंदौर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को अचानक हार्ट अटैक आया है। आपको बता दें कि युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शिव नारायण मालवीय मृतक का नाम बताया जा रहा है। मोबाइल की दुकान में युवक के काम करता था। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का मामला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को अचानक से हार्ट अटैक आया है और बैठे ही बैठे युवक की मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार युवक को अचानक से हार्ट अटैक आया। कर्मचारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही युवक जो है वो ज़मीन पर गिर गया और जब कर्मचारी से लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू हो गई। 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल 2026 की नीलामी होगी। इस बार की नीलामी के लिए दुनिया भर के 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनमें से 350 प्लेयर मिनी ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जो पिछले सीजन की मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी, जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है। डिकॉक हाल ही में संन्यास से वापसी लेकर सीमित ओवरों की क्रिकेट में वापस आए हैं। उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। इसमें तो आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे। आईपीएल की प्रेस रिलीज के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
और जिसके बाद में घटाकर 1005 पर कर दिया गया। इन खिलाड़ियों में ही अंतिम 350 खिलाड़ी की सूची तैयार की गई। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही नीलामी में ज़्यादा से ज़्यादा 77 खिलाड़ी खरीद सकेंगी। आईपीएल 2026 की नीलामी में पहले सेट में भारत के पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं। इन दोनों ने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपए का है। शॉ 2018 से 2024 तक आईपीएल में खेले थे, लेकिन पिछली बार नीलामी में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। वहीं सरफराज 2021 के बाद से इस टूर्नामेंट में नहीं खेले हैं। आईपीएल द्वारा साझा की गई सूची में 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जैक फ्रेजर मैकगर्ग के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए है। आईपीएल 2026 नीलामी 16 दिसंबर को आबू धाबी में होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की का ये पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक सिर्फ 3 बार भारत का दौरा किया है। विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे जो 2012 में भारत आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस और यूक्रेन बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है और 2024 में भी भारत ने ऐसा ही किया था। पीएम मोदी पहले मॉस्को गए और इसके बाद पुतिन से मिले और कुछ ही हफ्तों बाद वे कीव जाकर ज़ेलेंस्की से मिले थे। भारत और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पिछले कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। ये बातचीत पुतिन की यात्रा से पहले ही शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की का दौरा कब और कैसे होगा ये कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि ट्रंप की नई शांति योजना किस दिशा में जाती है, युद्ध की स्थिति कैसी रहती है और यूक्रेन की राजनीति कैसे आगे बढ़ती, क्योंकि इस समय वहां ज़ेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से दबाव में है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से लगातार बात करते रहे हैं। फोन कॉल हो या अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, दोनों नेताओं के साथ उनका संपर्क बना रहा है। पीएम मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्होंने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था। बैठक में मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई थी। बाद में यूक्रेन राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा था कि भारत एक बड़ा देश है, उसका प्रभाव अधिक है, भारत पुतिन को रोक सकते हैं, भारत अपनी भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा से यूक्रेन में शांति का समर्थन करता है और किसी भी शांति प्रयास में मदद करने को तैयार है। खास बात यह रही कि इस बार मोदी और पुतिन ने अपनी बातचीत में युद्ध या संघर्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और इस स्थिति को केवल संकट कहा। ये पहले के बयानों से थोड़ा अलग है, क्योंकि 2022 में मोदी ने साफ कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। ज़ेलेंस्की के भारत द्वारा पहली बार वो भारत आ सकते हैं। खबर सागर से है, जो ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ है। ढाना हवाई पट्टी पर हादसा हुआ तो प्लेन हवाई पट्टी पर पलटा है। प्लेन का एक हिस्सा जमीन से टकरा है तो लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। घायल पुलिस जवान को एयरलिफ्ट करने के दौरान हादसा हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सागर से, जहां एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि ढाना हवाई पट्टी पर हादसा हुआ, प्लेन हवाई पट्टी पर पलटा है तो प्लेन का एक हिस्सा ज़मीन से टकराया और जिसके बाद प्लेन अनियंत्रित हो गया और ज़मीन पर ही पलट गया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। बीती रात प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इंदौर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। वहीं राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश में 10 दिसंबर तक कोल्ड वेव का असर रहेगा। राज्य के 18 से ज़्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहा। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, गोंडा समेत 20 जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही।
वहीं बिहार के 10 जिलों में भी कोहरे से विजिबिलिटी जीरो रही। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के शकुल्ला दर्रा में बर्फबारी हुई। शकुल्ला टॉप पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। तो बता दें कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और प्रदेश में 10 दिसंबर तक कोल्ड वेव का असर देखने को मिल सकता है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर घमासान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू की। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम गीत पर आपत्ति दर्ज कराने वाले विपक्षी नेताओं की सूची सदन की पटल पर की सूची में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हैं। उन्होंने अलग अलग मौकों पर वंदे मातरम गाने से इनकार किया या इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी की गई सूची में हाल की घटनाओं से लेकर पूर्व के मामलों का उल्लेख है। इनमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद, समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्क, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस सांसद सिद्धरमैया और आरजेडी विधायक सऊद आलम का नाम शामिल है। और रायपुर सहेजा कोयला घोटाले के आरोपी नवनीत तिवारी को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो 4 महीने से रायपुर जेल में बंद है नवनीत सूर्यकांत तिवारी का रिश्ते का भाई है। अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने बचाव पक्ष के तर्क रखे। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से जमानत मिली है। तो खबर रायपुर से है, जहां कोयला घोटाले के आरोपी नवनीत तिवारी को जमानत मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 4 महीने से रायपुर जेल में बंद है नवनीत। तो नवनीत सूर्यकांत तिवारी का रिश्ते का भाई है। अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने बचाव पक्ष के तर्क रखे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।